नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार चुनाव पर देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, खासकर जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं। और दूसरे फेज में भी बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई। और इस फेज में पहले फेज से ज्यादा वोट पड़े। और जो आंकड़ा पहुंचा, अब तक की जो सूचनाएं हैं, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 69%। और पहले चरण में 65% था, 121 सीटों पर। अभी 69% है। जो वर्डिक्ट दिख रहा है, जिस तरीके से मतदान हुआ है, तो बहुत कुछ अनसुलझा हुआ है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। ये जरूर कहा गया है कि महागठबंधन एज पे है, लेकिन ऊंट की करवट की कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है। और जिस तरीके का एटीट्यूड रहा है वोटरों का, तो बहुत कुछ है। हालांकि अब एग्जिट पोल आ गए, और एग्जिट पोल की जो अलग अलग 1.5 दर्जन के आसपास एजेंसियां हैं, वो तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिला रही हैं। और महागठबंधन बहुत दूर रह जा रहा है। पिछली बार जो 2020 था, उससे भी दूर है, ऐसा अभी निकल कर आ रहा है। लेकिन ये अभी एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तो 14 नवंबर को सामने आएगा। और तो ये एक तो मसला है जो कहीं अन सुलझा है, अनफोल्ड है। और ऐसे ही आज जो वोटिंग हुआ है, इसके ठीक पहले बीती शाम दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है। और उस ब्लास्ट को भी करीब 27 घंटे हो चुके हैं। लेकिन अभी देश की सरकार, जो हुकूमत है, भारत की सरकार है, मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। मोदी जी तो गए हुए हैं विदेश, उड़ान भर चुके हैं भूटान की यात्रा पर। उन्होंने वहां से कुछ रंज व्यक्त किया, उस पर कुछ बयान भी उनके आए हैं, तो वो तो है ही है। लेकिन यहाँ जो सारा का सारा आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा, और जो बड़े बड़े दावे हैं मोदी सरकार के, बीते 11 सालों से ज्यादा जो वक्त हुआ है, तो वो दिल्ली जो लंबे वक्त से इस तरह की धमाकों या इस तरीके की जो एक गतिविधियां थी, उससे दूर सा था। इतना बड़ा धमाका जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए, तो ये भी अनसुलझा है। तो दोनों ही मामले, दोनों ही मसले, हम जो देश की बात करते चलेंगे। प्रोफेसर अभय दुबे सर को मैं पहले जोड़ना चाहूंगा, सबसे पहले जोड़ता हूं। जुड़ गए हमसे। बहुत बहुत स्वागत अभय सर। जी। पहले मैं सर बात करूं, 27 घंटे हो चुके हैं दिल्ली ब्लास्ट को, और आ रहा है मीडिया के थ्रू, जो गोदी मीडिया है, वो तो हम देख रहे हैं। कल शाम जब 7 बजे के लगभग जो धमाका हुआ था, उसके बाद से सतत चला। और आज हमने ये भी देखा या पाया कि जो देश का राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, वो बिहार की जो गतिविधियां, उसको लेकर बड़े महरूम से थे। कैसे देखें, कैसे नहीं, जो 27 घंटे। और बेशक बेशक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, ऐसा घटनाक्रम है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और बड़ी बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब कहीं फिलहाल में। और अभी 27 घंटे से ज्यादा का वक्त सरकारी तो कोई नहीं आया। और चाहे वो मिस्टर डोभाल हो या अब है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। कैसे देखें, कैसे लें, यहीं से शुरुआत अभय दुबे सर। देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ लाल किले पर, लाल किले के पास, और जिसके अंदर कई लोग मारे गए, शायद 13 लोगों के मरने की खबर है, घायल बहुत से हुए, और दहशत का माहौल है। सारी दिल्ली रेड अलर्ट के ऊपर है, बॉम्बे भी रेड अलर्ट के ऊपर है। मेरे ख्याल से दूसरे बड़े शहर भी रेड अलर्ट पर कर दिए होंगे। लेकिन 27 घंटे बाद आज तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया के एंकर मिलकर इस घटना के ऊपर तरह तरह की टीवी स्क्रीन के ऊपर कलाबाजियां खा रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि इस घटना को सरकार आधिकारिक वक्तव्य देने से इसमें बच रही है। क्यों बच रही है? वो खुद उसकी समस्या सरकार के अंदर ही है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख के साथ में, रक्षा मंत्री के साथ में बैठक करके ऐलान किया था कि इसके बाद से भारत के ऊपर कोई भी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर चालू है, हम तुरंत हमला कर देंगे, एक्ट ऑफ वार मानकर हम उनके खिलाफ वार की कार्रवाई, युद्ध की कार्रवाई करेंगे। इसका सीधा मतलब यही था। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा हमला हो गया। हमला बहुत बड़ा है। हमला इतना बड़ा है कि उसमें न केवल बहुत बड़ा धमाका हुआ, पुरानी दिल्ली के हृदय स्थल में धमाका हुआ, बहुत लोग मारे गए, और अभी भी जो घायल हैं उनमें से और भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, विदेशी हथियार, राइफलें वगैरह बरामद हुई हैं, और भी इस तरह के कुछ हथियार बरामद हुए, जो बम बनाने और विस्फोट उपकरण बरामद हुए, बम बनाने और विस्फोट करने के काम में आते थे। यह भी स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वहां पर जो कार्रवाई की थी, उससे इस पूरे
कुचक्र का भंडाफोड़ होना शुरू हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस की कार्रवाई के ऊपर हरियाणा की पुलिस ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एक एफआईआर भी इन लोगों ने दर्ज नहीं की। और जो पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था, सरगना था, वो बदरपुर बॉर्डर पार करता हुआ एक i-20 कार में चलता हुआ वो लाल किले की लाल बत्ती तक आ गया। और वहां पर जब कार उसकी गति में थी, धीमी गति से, तभी उसके अंदर विस्फोट हो गया और वो लोग भी सब मारे गए और दूसरे लोग भी मारे गए। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार की सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के बीच में कोई समन्वय नहीं था। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बना बनाया एक केस हरियाणा पुलिस को दिया था। हरियाणा पुलिस चाहती तो उसके ऊपर कार्रवाई करके बहुत जल्दी ही उसमें कुछ फरीदा करती। हरियाणा पुलिस ने बहुत देर की, पर ठीक से एफआईआर भी उसमें दर्ज नहीं की गई। अच्छा, अब ये सब बातें टीवी पे बताई जा रही हैं और मामले को इस तरह रखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया था और साजिश को उसने पकड़ लिया था कि हरियाणा की पुलिस लापरवाही न बरतती और उसके साथ समन्वय करके काम करती, तुरंत कार्रवाई की जाती, तो फिर ये लाल किले वाली घटना नहीं हो पाती। हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन सवाल ये लोग कौन थे? ये लोग डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, ये सब बातें तो बोली जा रही हैं, लेकिन ये नहीं बताई जा रही हैं कि बिना किसी बड़ी मदद के और बिना किसी सीमा पार प्रोत्साहन मदद और योजना के क्या 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री जमा की जा सकती थी? इस तरह के हथियार जमा हो सकते थे? विस्फोट कराने के लिए इस तरह के उपकरण जमा किए जा सकते थे? और या इस तरह की योजना बनाई जा सकती थी? क्या ये केवल स्थानीय किस्म की कार्रवाई थी? अच्छा, गोदी मीडिया का कोई भी व्यक्ति और कोई भी भाजपाई, कोई भी सरकारी प्रवक्ता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो जाए और उसमें पाकिस्तान का हाथ ना बताया जाए। आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का हाथ था, ये बात अनधिकृत रूप से कही जा रही है और खूब जोर से कही जा रही है, ऐसी बात नहीं, आवाजें बुलंद की जा रही है, छत पे खड़े होकर मीडिया चिल्ला रहे हैं। और तथाकथित सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जिन पे मुझे हमेशा हंसी आती है कि उनकी बात में पाकिस्तान को गाली देने के अलावा सुरक्षा की विशेषज्ञता कोई होती नहीं है उनके पास। वो लोग सब ये बातें बोल रहे हैं क्योंकि सरकार अगर ये कहेगी कि भाई ये पाकिस्तान का इसमें हाथ था, फिर तो एक्ट ऑफ वार हो जाएगा। सरकार ने उस वक्त ऐलान किया था कि ये हमारा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, भारत की सुरक्षा के लिए हमारी ये थीसिस है, हम इसके आधार पर चलेंगे। अब हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। हमारे ऊपर हमला कर दिया गया है और हम उसको युद्ध के बदले युद्ध के जरिए हम उसको हल करेंगे। ये पिछली बार कहा गया था। अब सरकार पाकिस्तान को बात मान ही नहीं रही है। अच्छा, पाकिस्तान को भी डर हो रहा है कि कभी भी सरकार हमारा नाम लेकर हमारे खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है भारत। इसलिए उन्होंने वहां पे वायुसेना की सीमा के ऊपर जो है वायुसेना की अलर्ट और वायुसेना की ड्रिल शुरू हो गई है वहां पाकिस्तान में। लेकिन भारत की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जोश में आकर आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वार घोषित न किया होता तो आज ये ज्यादा बेहतर स्थिति में होते, इनके पास अधिक विकल्प होते, अधिक ऑप्शंस होते इनके पास। मुझे याद है जब इन्होंने एक्ट ऑफ वार घोषित किया था उसी वक्त कई सच्चे सुरक्षा विशेषज्ञों ने, इनमें एक हैं अजय सिंह जो कि साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल चलाते हैं, उन्होंने कहा था कि ये किस प्रकार के, करण थापर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल बचकानी और मूर्खतापूर्ण किस्म की कार्रवाई की गई है, इसको एक्ट ऑफ वार कहकर। इस चक्कर में ये खुद ही फंस जाएंगे क्योंकि आतंकवाद तो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उन्हें विभिन्न राज्य सरकारें समर्थन देती हैं, कभी कभी बिना राज्य सरकारों के समर्थन के भी वो अपनी बड़ी कार्रवाइयां कर देते हैं। क्या आप उन कार्रवाइयों के बदले किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे? युद्ध छेड़ना तो एक बहुत बड़ी चीज है, उसके फलितार्थ, उसके रिपरकशंस तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सब किया गया और उसकी वजह से आज स्थिति यह है कि इन सब लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के नीति निर्माता चुपचाप घर में बैठे हुए भांपने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत सरकार की विदेश नीति कितनी
कितने निचले दर्जे पे चली गई है। रक्षा नीति किस कदर नाकाम है। जो आंतरिक सुरक्षा की नीति है उसका कुछ अता पता नहीं है। और प्रधानमंत्री भी खुद मौके पे मौजूद नहीं है, वो भूटान चले गए हैं, वहां पर राजा के जन्मदिन में भाग ले रहे हैं, वहां केक खाएंगे और वहीं बैठ के दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। ये किसी परिपक्व राष्ट्र की और परिपक्व ऐसा राष्ट्र जिसके पास अपनी एक मजबूत रक्षा नीति है, मजबूत विदेश नीति है, क्या ये उसके लक्षण है? ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल नहीं। वैसे आपने दोनों चीजें की। हम लोग तो लगातार ये पा रहे हैं, देख रहे हैं विदेश नीति, और विदेश नीति के साथ में हमारा रक्षा भी जो है बहुत कई बार हम उसमें उजागर हुआ है। आप बहुत सारे इसके उदाहरण, उसमें बहुत न जाके मैं सीधे आंतरिक सुरक्षा के जो मामले आपको आपने खुद ही आपने बताया, और ये है आ रहा है कि हरियाणा को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलर्ट किया था। इतनी सारी अब आज दौड़ रहा है, एनआईए दौड़ रहा है, एनएसजी है और तमाम है। कहाँ है अजीत डोभाल साहब? कहाँ है जो हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री? उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है। चुनाव चुनाव और चुनाव, और हम देख रहे थे अभी शिकायतें लगातार हो रही थी बिहार में। तो ये सारा दृश्य है, सारा परिदृश्य है। कोई तो जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं, बात ही करने को तैयार नहीं। सरकार में कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी केंद्र में, यूपीए सरकार थी, तो उस वक्त भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई, लेकिन वो जिम्मेदारी तय करते थे, इस्तीफे भी लिए जाते थे, पदों से हटाया भी जाता था। लेकिन इस सरकार में एक चपरासी को इधर से उधर नहीं किया जाता है, कितनी बड़ी घटना हो। मुंबई ब्लास्ट में हुआ था, शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हुआ था, वहां के आप चीफ ये मिनिस्टर। देखिए, जब पुलवामा वाली घटना हुई, ये नहीं, पुलवामा वाली नहीं, ये वाली घटना हुई, जब पहलगाम वाली घटना हुई, उसके पहलवान वाली घटना में किसी खिलाफ कुछ नहीं किया, जैसे किसी कोई जिम्मेदारी ना हो। भाई पहलगाम वाली घटना पे तो अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए था, या अमित शाह को स्वयं प्रस्ताव रखना चाहिए था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री कह सकते थे नहीं, ठीक है, हम लोग मिलजुल के समस्या को हल करेंगे, आप इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन अमित शाह की तो नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम ये कहते हैं कि भाई ये मेरी विफलता है, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो ऐसा प्रधानमंत्री जी का पूरे मामले को इस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि ये सब जिम्मेदारियां किसी और की हों। जी, इस तरह के उपदेश देते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे भाई किससे कह रहे हो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? आप तो खुद ही करने वाले हैं, उसके जिम्मेदार। उनका वहां से वही रटा है, भूटान से आया कि बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आपने पहलगाम की बात की। ये तो बात, मुझे 40 साल हो गए पत्रकारिता करते करते, 25-30 साल आपको भी हो गए होंगे। हम लोग तो जाने कब से ही सुनते रहे हैं कि हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, हम बदला लेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम खोज निकालेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो जनता भी इससे बिल्कुल बोर हो चुकी है, इसका कोई असर नहीं पड़ता लोगों के ऊपर। ये तो घिसी पिटी बातें हैं। तो अभय सर जो अभी इस मामले में अभी जो आज का परिदृश्य है, ये भी ऐसे ही थोड़े दिन में भूल जाएगी जनता और हो जाएगा मामला, जैसे पहलगाम पे आज कोई बात मैं नहीं ये कर। नहीं मानता हूं जनता भूल जाएगी, जनता भूलती कुछ नहीं है। देखिए, ये भारत का जिस तरह का समाज है और जिस तरह का हमारा लोकतंत्र है, उसमें कई बातों के ऊपर आउटबर्स्ट यानी विस्फोट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता किसी बात पे गुस्सा इतना भड़क जाए कि सड़कों पे हंगामा मच जाए, ये सब नहीं होता है। लेकिन जनता के दिमाग में ये सारी चीजें दर्ज होती रहती हैं, और कभी ना कभी उसकी मतदान प्राथमिकताओं पर, राजनीतिक पसंदगी नापसंदगी के सवाल पर ये चीजें हस्तक्षेप करती हैं, और इनकी रोशनी में धीरे धीरे जनता तय करती है कि किसको सत्ता में रखना है, किसको नहीं रखना है। ये बात सही है कि अब इस सवाल पर कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा, ये होगा वो होगा, कोई बीजेपी वालों से लोग खुल के नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार की जो विफलताएं हैं, इससे कोई बीजेपी सरकार के नंबर जनता की निगाह में बढ़ तो ना रहे। ठीक सर। अबे सर बिहार में जो हुआ, आज कैद हो गया 122 जो बची हुई सीटें थी, और वहां मैंने जैसे कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि 68.94%, यानी कि करीब 69% का है, और 65 पहले था। अब जो इसमें दिलचस्प है, हम लोग जो लगातार बात करते हैं कि आ गए हैं वो जो एग्जिट पोल एजेंसीज। आप हालांकि आप जुड़े भी रहे, आप सब कई बार कर रहे हैं, लगातार फेल भी होते रहे और होता भी रहा है। वो आ रहा है कि वहां तो फिर एनडीए की सरकार। और मैंने कुछ तो ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल
कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए इसको, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बिल्कुल बेकार हैं, बकवास हैं। उनके पीछे कोई एग्जिट पोल करने की साइंस नहीं है। ना वो बताते हैं, ना चैनलों को उनसे पूछने की फुर्सत है, कुछ नहीं है। उन्होंने एक आंकड़े दे दिए हैं कि इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, बस। और वो लगातार दिखाए जा रहे हैं। ये करीब 12-15 एजेंसियां हैं। इसमें 1-2 एजेंसियां ऐसी हैं जो महागठबंधन की सरकार भी बना रही हैं, लेकिन बाकी सारी की सारी एनडीए की सरकार बना रही हैं और एक तरफा बना रही है एनडीए की सरकार। जैसे कि वहां पे मैच में दूसरी टीम ठीक से खेल ही नहीं रही हो और बिल्कुल स्वीप है उनका, बिल्कुल एनडीए झाड़ू फेर दी हो, इस प्रकार की सरकार बना रही है। लेकिन आप देखिए इन एग्जिट पोल में भी एक बात है, अगर आप इनका विश्लेषण करें तो कुछ संकेत तो मिलते ही हैं। संकेत ये मिलता है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं पहले के मुकाबले इन एग्जिट पोल में। ये लोग कम दिखा रहे हैं सीटें, और नीतीश कुमार की सीटों में इजाफा हो रहा है। ये एग्जिट पोल ये भी बताते हैं। ये एग्जिट पोल ये भी बताते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, राजद है, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जितना हम लोग समझते हैं उतना नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा हो। उसकी भी 50-60 सीटें आएंगी। मतलब ये एग्जिट पोल मोटे तौर पे बताते हैं, सबके औसत निकालो जो तमाम। हालांकि वो सारी गतिविधियां, उनका कोई मतलब नहीं है उनका, वो तो जोर जबरदस्ती किसी रेत में तेल निकालने के समान है। इन एग्जिट पोल में से कोई मतलब निकालना रेत में तेल निकालने के समान है। एग्जिट पोल का आंसर किया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये 3 पहलू तो स्पष्ट होकर आते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नुकसान हुआ है, नीतीश कुमार को इस चुनाव में फायदा हुआ है। तेजस्वी यादव को जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ है। ये मोटे तौर पर एग्जिट पोल से ही तस्वीर निकल के आती है। अब इस तस्वीर को उठा के एक तरफ रख दीजिए। ठीक है। अच्छा, एग्जिट पोल एक काम और में नाकाम रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की हो, ये एग्जिट पोल उनके महत्व और उनकी राजनीति को टैप कर पाने में नाकाम रहे हैं पूरी तरीके से। इनका मानना है किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ होगी सारी जो सीटें हैं इन 3 बड़ी पार्टियों में बट जाएंगी। जबकि बिहार की राजनीति के स्वभाव को जानने वाले मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसमें छोटी पार्टियां भी, जैसे कि एनडीए की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अच्छा, ये एग्जिट पोल ये भी बताते हैं कि कई जगहों पर जो लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की, उसको भी नुकसान हो रहा है। वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अच्छा, ये एक इस तरह का जो एक नारा चला था अंदर, खुफिया नारा, कि बीजेपी हाफ और लोजपा साफ। ये नारा कौन चला रहा था? ये नारा चला रहे थे जनता दल यूनाइटेड वाले, कि बीजेपी को काट कर आधा कर देना है और लोजपा की बिल्कुल कमर तोड़ देनी है। तो अगर ये नारा चल रहा था, इसका मतलब है कि एनडीए के बीच में मारकाट चल रही थी, अंदर फूट थी। इसका यही अंदाजा लगता है। तो इस एग्जिट पोल से इस प्रकार के कई संकेत मिलते हैं। अगर भाजपा की सीटें कम हो रही हैं और लोजपा की सीटें भी कम हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड अपनी नीति में, जो एनडीए के भीतर की राजनीति है, उसमें जनता दल यूनाइटेड कामयाब रहा है। तो एक तो ये पहलू है इसका। अब आइए आप दूसरे पहलू की ओर। जब एग्जिट पोल करने वालों से पूछा गया कि भाई इतना वोटों का ट्रांसफर जो आप दिखा रहे हैं एनडीए की तरफ, वो क्यों दिखा रहे हैं? कि साहब स्त्रियों के सारे वोट उधर चले गए हैं एनडीए की तरफ। अच्छा, तो वो युवकों के फैक्टर को मान ही नहीं रहे, कोई उनका कोई फैक्टर है? जी हाँ, जी। जबकि मुझे सुनने में आया है, मैंने खुद नहीं सुना है, कि वो जो है आपके जो बहुत मशहूर एजेंसी थी, जो रोने लगे थे वहां पे आज तक पे लोकसभा चुनाव के दौरान। जी 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 जी, हाँ मैं भी उसको एकदम से मिस कर रहा हूँ। जो रो दिए थे, जो जो हाँ, रो जो पड़े दिए थे। थे, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी थी। बड़ी हाँ, अच्छी जी। प्रदीप गुप्ता। मैं हाँ, गुप्ता है जी। हाँ, प्रदीप गुप्ता साहब थे। उन्होंने कहीं कहा है कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो युवा और बेरोजगारी था। जी, कहा कहा है उन्होंने। अच्छा, तो वो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों में शामिल नहीं है। कम से कम आज मैंने उनको कहीं नहीं देखा एग्जिट पोल करते हुए। उनका एग्जिट पोल आया भी होगा तो शायद ऑनलाइन आया हो, मतलब, लेकिन मैंने देखा नहीं।
जी लेकिन जी वो ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवा और बेरोजगारी था। मुझे तो ये तक बताया है कुछ निष्पक्ष प्रेक्षकों ने कि ऊंची जातियों के युवा जो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति से बहुत चिढ़ते थे, उनमें से भी 10-15% युवाओं ने इस बार प्रतिबद्ध होकर तेजस्वी यादव के लिए वोट किया है। अच्छा, और हम ये जानते हैं कि बिहार में करीबन 56% आबादी ऐसी है जो 25 साल से नीचे की है, और बिहार की जो मीडियन एज है, जिसे मध्य आयु आप कह सकते हैं, वो 20 वर्ष है। देश का जी सबसे युवा प्रांत है बिहार। यानी 18 से 35 साल के जो युवा हैं, वो करीबन 2/3 बनाते हैं बिहार के कुल मतदाता मंडल का। अब ये भी देखने वाली बात थी कि इतना युवा प्रदेश जो है वो 2 बहुत बूढ़े होते जा रहे नेताओं के लिए वोट करेगा। जी जी 75 साल के नरेंद्र मोदी, जो खुद ही अपनी पार्टी और संघ द्वारा जिनको निकाले जाने की बातें चलती रहती हैं, और 74 साल के नीतीश कुमार, जिनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी आखिरी पारी ही खेल रहे हैं। तो क्या ये सारे युवा इन लोगों के लिए वोट कर रहे हैं? और 36 वर्ष के तेजस्वी यादव और 50 साल के राहुल गांधी, जो युवाओं में लोकप्रिय हैं, हर रेटिंग एजेंसी कहती है, उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दो बहुत ज्यादा बुजुर्ग और राजनीति के ढलान पे उतर रहे नेताओं को वोट कर रहे हैं। क्या 14 नवंबर को ये नतीजे निकल के आएंगे? बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल। इन सब बातों के ऊपर सोचने की जरूरत है। जी ये सब बातें जी मैं दूसरे मंचों पर उठा रहा हूं आज शाम से, लेकिन जी वहां तो जिस तरह का माहौल है, उसमें तो काव भाव मची रहती है, बोलने का भी समय कम मिलता है, हैं? जी 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 मैं जहां तक होता है अपनी ये बात कहता हूं। जी जी। अब इस तरह आपने एक तो पकड़ा वो वाला जो पकड़ा, और दूसरा ये भी वहां था कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। और जो आप दूसरी दोनों पे, एक तो तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ये आपको एग्जिट पोल में क्या, और दूसरा जो बाकी दल है, देखिए उन्होंने खारिज कर दिया है जन स्वराज को, बेअसर। उन्होंने जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जिसने पिछली बार किया था, उसको बिल्कुल मतलब सबको 6 पे समेट दिया है टोटल। तो वो भी कहीं गले ना उतरने वाला है कि इतना बुरे हाल, सब मतलब सब कुछ देखिए, खो दिया। ये इसीलिए कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल जो है ना, वो एक गंभीर कवायद नहीं लग रहे, इनके पीछे कोई गंभीरता नहीं है। ये बताते नहीं है कि भाई इनका कितना सैंपल है, ये बताते नहीं है कि इनके अगर उन्होंने जब सीटों का आपने आकलन किया है, तो सीटों का आकलन आपने वोटों के आधार पे किया होगा, तो बताइए आप किस पार्टी को कितने % वोट मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब जो कुछ नहीं है, सब ऐसी राउंड फिगर में सारी बातें कही जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई माहौल बना रहे हो। अब ये देख के मुझे भी ताज्जुब होता है कि इस वक्त माहौल बनाने का क्या मतलब है, चुनाव तो हो गया। तो एक तर्क ये है कि साहब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएं और वो मतगणना के समय सतर्क न रहें, उनके बॉडी लैंग्वेज उनकी निराशा में डूब जाए, इसलिए ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि अंदर खाना इन्होंने चुनाव सेट कर लिया है बेईमानी करके चुनाव जीतने का, मैं तो आपको वही माहौल बना समझना रहे हैं, चाहता पहले से ही हूँ। माहौल बना दीजिए, चुनाव जी जीत जी रहे हैं तो किसी भी तरह जीत ही जाएंगे, तो कहेंगे देखो हम तो पहले ही से कह रहे थे, इतने वो भी कह रहे थे सारे के सारे वो। एग्जिट पोल भी हाँ, कर नहीं। अबे सर इसमें एक एक बड़ा सवाल ये कि वो नंबर देखिए, वही 150 158 160 जो अमित शाह कह रहे थे एक, और फिर हम तिकड़ा में जो देखी है, और जो राहुल गांधी जी ने हरियाणा निकाल के रखा। तो ये क्या ज्ञानेश कुमार और अमित शाह और इनका जो पूरी कुनबा है, उसका सर्वे तो नहीं है, वो निकाल के तो नहीं रख दिया कि हम बाद में जस्टिफिकेशन हो जाएगा, आप जो कह रहे हैं उसी पे आगे नहीं बढ़ाते। नहीं, देखिए दो ही कारण है जिससे ये आ रहा है, या तो ये गलत साबित होगा, और अगर सही साबित होगा तो उसके पीछे दो में से एक कारण होगा, या दोनों मिले जुले कारण होंगे, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। देखिए जितने लोग उस चुनाव में गए, किसी ने ये नहीं कहा कि किसी के पक्ष में कोई स्वीप है, मतलब ईमान, किसी ने ये भी नहीं कहा कि महागठबंधन के पक्ष में स्वीप है, जनता उबली पड़ रही है महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए। किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये साहब के वो कोई हमदर्दी की लहर चल रही है इन लोगों के लिए। एक नीतीश कुमार के बारे में आखिरी दौर में कहा गया कि उनके प्रति सम्मान का भाव है, उनको उनका कोई नकार नहीं, उनका कोई रिजेक्शन नहीं है लोगों के बीच में। इस तरह की बातें कही गई, मतलब जो है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि महागठबंधन को कूड़ेदान में लोग उठा के फेंक देंगे। मैं अभी भी मानता हूं किसी की भी सरकार बनेगी तो वो मार्जिनल गवर्नमेंट बनेगी,
अगर तिकड़म नहीं हुए तो अब है सर, मगर तिकड़म हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत ऊपर। तिकड़म हुई तो हम लोग तिकड़म की भी जांच करेंगे। हाँ, बाद में जांच अभी तो आप कह नहीं सकते कि तिकड़म, अभी तो एनालिसिस तिकड़म के आधार पर हो नहीं सकता ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नहीं, अब सर एक चीज और भी रही है, ये जो सारा का सारा जो सीन वहां रहा है पूरे इसमें, आज की यदि मैं बात करूं तो आज हमने देखा कि नीतीश कुमार एक अलग रोल में, वो 25 से 30, फिर नीतीश, ये बोर्ड लगे हुए थे। और आज तो वो उन्होंने ये कही, उनकी जो बीमारी से मुतालिक जो चीजें थी, आज वो वॉर रूम भी थे, आज उन्होंने मीटिंगें भी ली, अपने दल की कुछ को अलग रखा, किसी के घर गए। तो ये क्या कुछ कहता है, और बहुत कुछ चीजें हैं कि देखिए, मैं तो कभी भी उनकी, पहले दिन से मैं उनकी बहुत बीमारी वाली बात जो थी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मैं हमेशा कहता रहा कि नीतीश कुमार का शारीरिक स्वास्थ्य जो भी हो, मुझे नहीं पता है कि वो उसकी तस्दीक कैसे होगी, कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता है। लेकिन नीतीश कुमार की अगर आप राजनीति को देखें तो लोकसभा चुनाव में भी उनकी राजनीति कामयाब रही, और इस चुनाव में भी वो भाजपा से अपना हिस्सा पूरा लेने में कहा, भाजपा के दबाव में नहीं आए, उन्होंने पूरी अपनी राजनीति खेली। मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार, अगर लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव परिणाम खराब रहता है और बीजेपी की चुनाव परिणाम भी नीचे जाता है, तो निश्चित बात है कि नीतीश कुमार के वोट इन दोनों को ट्रांसफर नहीं हुए। एक ये भी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने मोदी से एक सौदा किया है। वो सौदा ये है कि इस बार इसको लोक जनशक्ति पार्टी को ठोक दिया जाए, क्योंकि इसने नीतीश कुमार को खुला पिछली बार धोखा दिया था। इसको इस हालत में पहुंचा दिया जाए कि इसको औकात अपनी दिखाई पड़ जाए। इस प्रकार का मतलब जो है एक, क्योंकि जो जितनी सीटें मिली लोक जनशक्ति पार्टी को, उसमें भाजपा में भी असंतोष था, इतनी सीटें इनको क्यों दे दी। बिल्कुल। अभी तो मेरा आखिरी इसमें सवाल कई होगा। तरह की बातें चल रही हैं। अब जब हम लोग 2 दिन का समय बीच में है, कल परसों हम लोग बातचीत करेंगे, हम और आप बातचीत करेंगे, तो फिर सर, इन चीजों को और तब तक सोच के और और उनको और हम लोग प्रोसेस वो करेंगे, और हाँ, 14 तारीख को तो सब खुल के सामने आ ही जाएगा, तब तो सब हो गई। अभी जी। सर जो हम लोग जहाँ सर्वे की बात की, करीब 1.5 दर्जन के आसपास की जो एनसीओ के सर्वे, और वो जो हम सब हवा हवाई, इसमें एक दिलचस्प भी हमने देखिए, जो मैदान में देखा, जो फर्स्ट फेज में तो देखा हमको, और मुझे लगता है वो फर्स्ट फेज में जो गलती है शायद बीजेपी की ओर से, या जो खुलेआम चल रहा था सब कुछ उसमें, जैसे आपने वो डिप्टी सीएम के साथ में देखा जो कुछ हुआ, और भी देखा कि कैसे नारेबाजी हुई जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज पुनरावृत्ति नहीं हो पाई, लेकिन हो सकता है इनके भी ताकीद होगी, आपको ज्यादा नहीं करना है, आप अंदर रहिए, दूर रहिए, नहीं ज्यादा आपको ऐसे क्षेत्र में जाना है। फिर भी जो 1.5 दर्जन एजेंसियां हैं उसमें कई तो ऐसी एजेंसियां हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा अखबार दैनिक भास्कर तो बीजेपी को नंबर 1 दल के तौर पे उभार के दे रहा है। तो ये क्या क्या कहे इसको, ये लगता है आपको कि इतना विरोध, सब कुछ नीतीश कुमार कुछ आसपास रहे जो नंबर पहले थे, कुछ आगे पीछे हो जाए, ये जो इसको इतने मिल जाएंगे, ऐसी मेरी संभावना कल भी राय थी, परसों भी मैंने कहा था, नरसों भी मैंने कहा था, सब जगह मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 पे तेजस्वी यादव रहेंगे, सर सर नंबर 2 पे नीतीश कुमार रहेंगे, और नंबर 3 पे भाजपा रहेगी। इस तरीके से वहां पे हायरार्की बनेगी। गठजोड़ राजनीति है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं जा रहा है, सबको गठजोड़ करके ही सरकार बनानी पड़ेगी, और इसी के आधार पर तय होगा अब कि कौन किधर जाएगा। और नीतीश कुमार के ही मुख्यमंत्री बनने के मौके ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो पाले के इधर से मुख्यमंत्री बने, चाहे पाले के उधर से मुख्यमंत्री बने। बहुत खूबसूरत, आपने बिल्कुल सही जगह पे लाके छोड़ दिया है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, बाकी तो इतना आसान नहीं, लेकिन उनके लिए हर तरफ से आसान है, कोई भी कोण हो उनके लिए ज्यादा एज उनके लिए बनी हो मुख्यमंत्री बनने के लिए। बहुत शुक्रिया आप, और बहुत उन्होंने धन्यवाद। और उन्होंने एक लाइन और कह दूं, और उन्होंने अपना प्रदर्शन सुधारा भी है। यस सर, अगर वो यस सर, प्रदर्शन सुधारते भी हैं तो उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा। हाँ, अगर उनका राइट, प्रदर्शन खराब हुआ, खराब निकला, तो फिर भाजपा उनको लाभ नहीं मिलने देगी। एब्सोल्यूट सर, हाँ है, सारी चीजें हैं सर। अब सर बहुत शुक्रिया करूंगा, और हम कल और परसों में और करेंगे, और फिर 14 को सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अभय दुबे सर को, और वो डिकोड कर रहे थे ये जो, चाहे वो एग्जिट पोल हो या फिर और जो चीजें चल रही है, उसके साथ साथ देश में जो धमाका हुआ है, खासकर दिल्ली में जो ब्लास्ट है, उस ब्लास्ट के 27 घंटे बाद भी सब कुछ गोलमोल सा है जैसा है। और वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अभय सर ने, कि फंस गए हैं जो मोदी जी हैं या उनके सरकार है, वो बुरी तरह इसलिए फंसी है, वो जो एक्ट ऑफ वॉर जो कह गए थे वो, तो अब ना निकलने वाली स्थिति ना उगलने वाली स्थिति है। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों?
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।